तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था अधात्विक ऑक्साइडों की क्षारों के साथ अभिक्रिया, और अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। यहाँ तक हमने कर लिया था, और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यहाँ तक हो गया था। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट हमारा है जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। अब देखो, हमने पहले भी शुरू में जब अम्ल और क्षारकों का इंट्रोडक्शन किया था, उस टाइम हमने किया था कि जो जलीय विलयन में अम्ल होते हैं वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, और जल की उपस्थिति में क्षारक हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। तो हमें बस इतना ही याद रखना है इस सेशन में, हमें इतना ही याद रखने की आवश्यकता है बस कि जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन बनाएंगे और जल की उपस्थिति में क्षारक हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे। ठीक है, तो इतना ही करेंगे हम इसको। इसके बाद हम ये सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। उसके बाद क्या है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ये पॉइंट भी हमने जब इंट्रोडक्शन किया था तभी कर लिया था। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ठीक है, चुप। उसके बाद है जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जब जल में हम अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं तो सावधानी बरतना चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए। लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी, मतलब इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा निकलना। ठीक है, तो ये प्रक्रिया बहुत ही ऊष्माक्षेपी होती है। तो इसलिए अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना है, जल को अम्ल या क्षारक में नहीं मिलाना है। ठीक है, उसके बाद देखो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जल मिलाना अम्ल में नहीं है, जल में अम्ल को मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फटित होकर बाहर आ सकता है, मतलब बुलबुले उठते हैं उसमें। ठीक है, क्या होगा उसमें बुलबुले उठेंगे और वो बाहर आ जाएगा। जैसे कोका कोला की बोतल खोलते टाइम वो बाहर आ जाती है, तो उसे बोलते हैं अस्फलित होकर बाहर आ जाना। ठीक है, तो इसलिए अगर अम्ल में जल मिलाएंगे तो ऊष्मा बहुत उत्पन्न होगी, उसके कारण जो मिश्रण होगा वो बाहर की तरफ आ जाएगा और आप जल सकते हैं, है ना। अम्ल से आप जल सकते हैं। ऐसा साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है ना। जल को अम्ल में डालने से ये बाहर आ सकता है और कांच का पात्र टूट सकता है। उसके बाद देखो क्या है, ये वही सारा पूरा एक संक्षेप में सारी चीज़ दी हुई है कि जब जब धातु से अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। वही सारी चीज़ें हैं ये जो हमने पढ़ चुके हैं। अम्ल धातु, लवण बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और जब अम्ल की अभिक्रियाएं बाइकार्बोनेट के साथ क्या बनेगा, लवण CO2 और जल बनेगा। क्षारक के साथ लवण जल बनाते हैं अम्ल की अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं इसको। अम्ल की अभिक्रिया जब धातु कार्बोनेट के साथ होती तब भी लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ होगी तो लवण जल बनेगा। ये वही है, सेम है जो हम पहले कर चुके हैं। और ऐसा ही अब हमें फिर क्षारक के लिए देखना है। क्षारक के साथ क्या होगा, लवण, क्षारक की अभिक्रियाएं धातु के साथ होगी तो लवण बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और अधात्विक ऑक्साइड के साथ होगी तो लवण और जल बनेगा। ये भी हमने कर रखा है। धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्षारक कोई अभिक्रिया नहीं करते। ये उदासीनीकरण है कि जब क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद देखो, अम्ल व क्षारकों में समानताएं। अम्ल तथा क्षारक में समानताएं क्या होती हैं कि सभी अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं और क्षारक हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है ये तनुकृत हो जाते हैं, मतलब ये पतले हो जाते हैं। ठीक है, जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता है ना H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इकाई आयतन है जो हाइड्रोजन आयन का
कि हाइड्रोजन आयन की मात्रा है वो कम हो जाती है, प्रति इकाई आयतन हाइड्रोजन आयन का कम हो जाएगा, तनुकृत हो जाता है अम्ल। ऐसे ही जब क्षारक की बात करते हैं तो प्रति इकाई हाइड्रोक्साइड आयन के आयतन में भी कमी हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही क्षार तथा अम्ल की प्रबलता हमने शुरू में ही इसमें देखा कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। तो अब हमें ये देखना है कि उनकी प्रबलता किस पे निर्भर करती है, उसकी प्रबलता किस पे निर्भर करती है। तो ये हम देखेंगे। देखो, क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उनमें उनके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या पर। जितने अधिक हाइड्रोजन आयन उतना ही अम्ल प्रबल होगा, और जितने हाइड्रोक्साइड आयन उतना ही क्षार प्रबल होगा, उसके बाद हम देखेंगे पीएच स्केल। इसमें देखेंगे हम पीएच स्केल से हमें पता चलेगा कि कोई भी विलयन हमारे पास जो है वो अम्ल है या क्षारक है। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी पुरुषांश है और जो एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ होता है शक्ति। अगर पीएच की वैल्यू 7 होगी तो वो विलयन उदासीन होगा, अगर 7 से कम होगी तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगी तो क्षारीय होगा। तो 7 से ज़्यादा और 7 से कम, जो 7 से कम होंगे वो अम्ल होंगे, और 7 से ज़्यादा होंगे वो क्षार होंगे, और 7 पर उदासीन विलयन होगा। तो ये जो हमारा पीएच स्केल है यह 0 से 14 तक होता है, पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जितनी 7 से पीएच कम होती चली जाएगी अम्ल उतना ही प्रबल होता चला जाएगा, और जितनी 7 के बाद पीएच बढ़ती चली जाएगी, जो क्षारक होगा उसकी प्रबलता भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो मतलब जो हमारा, अब जैसे यहाँ से ये 7 यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ से यहाँ तक ये 14 में बढ़ रहा है नंबर, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है ना, 14। अब यहाँ पे 6, 5, 4, 3, 2, मतलब जितनी हम इधर साइड जाएंगे ना उतना ही हमारा अम्ल प्रबल होता चला जाएगा, और जितना इधर साइड राइट में जाएंगे उतना हमारा क्षारक प्रबल होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये याद रखना है कि 7 से कम पीएच होगी तो अम्ल होंगे, 7 से ज़्यादा पीएच होगी तो वो क्षारक होंगे, 7 पे उदासीन विलयन होगा। ठीक है, देखो है ना, यहाँ पे दिया हुआ है प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार। देखो ये 7 यहाँ पे बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति धर जाएंगे तो बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति। अब अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है तो मतलब हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं, तो इधर साइड हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी आ रही है, या फिर ये बोलो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद है हमारा जो दैनिक जीवन में हमारा पीएच है उसका महत्व क्या होता है, ये हमें एक बार देखना है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, अभी ये वाला हम बाद में करते हैं। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, अभी उससे पहले जो ये चीज़ें हमने पीएच तक किया है ये पूरा इसी को रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ये यहाँ से हमने आज शुरू किया है और हम पहुँच गए पीएच तक। तो एक बार ये सारा पढ़ेंगे, उसके बाद दैनिक जीवन में पीएच के महत्व से हम शुरू दोबारा से करेंगे।